अंबेडकर की जो एक ये है कि अंबेडकर ने जो पिछले जो संवाद में आपने एक बात कही थी, काफी जो एक मिनट उसको मैं, हाँ, पिछले संवाद में आपने एक कहा था कि अंबेडकर इतने जो कामयाब हुए, लेकिन उन्होंने एक ये नहीं हो पाए, अमीर क्यों नहीं हो पाए, एक बात आपने ये उठाई थी। और दूसरी बात ये है कि इतने समय हुए, लेकिन पिछले समाज में एक और अंबेडकर क्यों नहीं उत्पत्ति हुआ। तो इस विषय में मैंने एक काफी बार सोचा, और ये बात ये है कि इसके संदर्भ में हम उल्टा सवर्णों को भी हम इसको सवाल कर सकते हैं, भाई आपके यहाँ इतने जो ये हुए, अंबेडकर जैसे एक व्यक्ति क्यों नहीं हो पाया इतने जो संदर्भ में। और दूसरी बात यह है कि अंबेडकर जीते जी तो अमीर तो नहीं हो पाए, लेकिन उनके जो एक नाम से, उनके जो आइडियोलॉजी से लोग आजकल यह है कि सत्ता में आने के लिए उनके नाम तो जपते हैं। अंबेडकर नाम लेके काफी भीड़ इकट्ठा होती है। तो और दूसरी बात यह है कि अंबेडकर के नाम के जो कोई भी निंदा करता है, क्या उल्टा सीधा बोलता है, तो अंबेडकरवादी लोग उनके ऊपर एफआईआर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनका भी एक वर्चस्व जो भी हो, शायद वो आमिर नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने, अंबेडकर ने उनके नाम से अनेक जो एक नेता खड़े किए। और दूसरी बात यह है कि भाई अंबेडकर ने रिजर्वेशन क्यों लागू किया। अगर रिजर्वेशन नहीं लागू करते दलित होके भी, तो काफी उनके समाज के लोग सवाल करते हैं कि भाई आप दलित होके भी अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया। तो अंबेडकर की एक भूमिका रही है कि भाई वो उस समाज से जो उठकर खड़े हुए, तो वो भी एक चाहते थे कि भाई हमारे समाज से ही एक बुद्धिजीवी या कोई भी एक वर्ग हो, वो भी अपने बलबूते से ब्राह्मण के बराबर या सवर्णों के बराबर खड़े होके अपने जो वर्चस्व है वो भी दिखाए। और आप कुछ कहेंगे, मैं आगे इसके विश्लेषण आगे करूंगा। हाँ, मैं यह कहना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो खैर बहुत उच्च प्रतिभावान पुरुष थे। तो वैसे लोग तो खैर कम ही पैदा लेते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं, हर युग में चुनौतियां होती हैं। और ऐसा नहीं है कि दलितों की चुनौतियां समाप्त हो चुकी हैं, हाँ, या सवर्णों की चुनौतियां समाप्त हो चुकी हैं। अगर जाति के हिसाब से भी बात कर रहे हैं आप, तो उसके हिसाब से कह रहा हूँ, या भारतीयों की चुनौतियां समाप्त हो चुकी हैं, या मतलब हम लोगों की समस्याओं का अंत हो गया है, तो ऐसा है नहीं, बल्कि समस्याएं बहुत विकराल हैं, बहुत क्षेत्रों में विकराल है। हाँ, तो कुछ समस्याएं तो ठीक है उन्होंने किया, लेकिन बहुत मामूली सी समस्याओं का हल हुआ है, लेकिन वो नगण्य के बराबर है। मैं समझता हूँ ऐसा कि बहुत कम समस्याओं का समाधान हुआ है। ठीक है, उन्होंने मान लीजिए कि आरक्षण का वो किया कि कुछ आरक्षण दिलवा दिया, लेकिन इससे हित हुआ तो इसके दूसरे पक्ष में यह भी कहा जा सकता है कि अहित भी हुआ। हाँ, उसके ऊपर बाद में आओ। हाँ, तो इसमें दूसरे नुकसान भी हुए। आर्थिक अंबेडकर जो थे इकोनॉमिक्स के भी बहुत अच्छे वो थे, स्टूडेंट्स थे, काफी अच्छे स्टूडेंट थे वे इकोनॉमिक्स के। तो उन्होंने खुद तो अमीर नहीं हो पाए, हाँ, लेकिन
उनको जब उनको कानून बनाने का मौका मिला, संविधान बनाने का मौका मिला, तो जिस तरह से वे आरक्षण दिला रहे थे, उसी तरह से मेरी समझ में यह है कि उनको बजट का कुछ परसेंटेज जो है फिक्स कर देना चाहिए था कि इतना परसेंटेज बजट का एलोकेट किया जाए इनके लिए, दलितों के लिए। तो वह एक बहुत बढ़िया कदम होता। और जो है देश के मतलब जो उच्च वर्ग हैं, उनके पास जो भी आर्थिक व्यवस्था रहेगी, उसको भी नीचे के जितने भी लोग हैं, चाहे दलित हो चाहे कोई भी हो, मतलब जो भी गरीब व्यक्ति है, तो उससे उनको लिंक करना चाहिए था, क्योंकि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने के कारण उनकी समझ अच्छी थी, तो वे इसको लिंक कर सकते थे। लेकिन क्यों नहीं किया है तो खैर वे जाने। लेकिन हमारी समझ में उनको ये आर्थिक विकास के लिए एक जो है रास्ता जो है, ये बहुत सस्ता रास्ता उन्होंने आरक्षण वाला चुन लिया। अगर उन्होंने वेल्थ के हिसाब से चुना होता कि धन का कितना प्रतिशत जो है नीचे जाएगा, तो नीचे का डेवलपमेंट जो है हम लोग को आज बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता, जो कि वो नहीं कर पाए। खैर वो नहीं कर पाए तो यह नहीं कहूंगा कि तो अब बाकियों की भी तो जिम्मेवारी है। बाकी लोग क्यों जन्मते हैं? दुनिया में और भी तो लोग जन्म रहे हैं, तो देश में और भी जो लोग जन्मे हैं, चाहे सामाजिक नेता हो, चाहे राजनीतिक नेता हो, चाहे कोई नेता हो, तो उनका दायित्व है कि वे इस चीज को उठाएं। अभी बहुत सारी पार्टियां हैं, उनको उठाना चाहिए। कोई पार्टी उठा नहीं रही है इन सब मुद्दों को, बेकार की चीजों को लेकर के सिर्फ जो है चुनाव हर बार लड़ती है, उनके मुद्दे जो है गौण होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा। और जहां तक इसकी बात है कि सवर्ण में अंबेडकर पैदा नहीं हुए, तो सवर्णों के लिए मैं देखता हूं कि सवर्ण जो है वो अंबेडकर को आदर्श नहीं मानते हैं। नहीं मानते। जहां तक मैं समझता हूं, मैं जितना महसूस करता हूं, तो वे उसको आदर्श नहीं मानते। हाँ, उनका सम्मान करते हैं, मतलब जो भी सवर्णों में भी जो अच्छे हैं वे सम्मान करते हैं। जो उस स्तर के नहीं है कि जो उनकी प्रतिभा को समझ सके, तो उसकी बात अलग है। या घनघोर जातिवादी वाले हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन जो मतलब ऐसे औसत वाले हैं, वे सम्मान करते हैं अम्बेडकर को, परंतु उनको आदर्श नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनको लगता है कि ये जो है ये खुद ही एक पूर्ण व्यक्ति नहीं है। सवर्ण जो है वो आदर्श मानते हैं पूर्ण व्यक्ति को। वो जो है उनके लिए आदर्श जो है भगवान कृष्ण है या भगवान राम है। हाँ, एक स्तर पर। दूसरा, और भी जो हायर लेवल के हैं, तो वे व्यक्ति को ही आदर्श नहीं मानते हैं, वे तो अवस्था को आदर्श मानते हैं। क्योंकि व्यक्ति का पतन हो सकता है, व्यक्ति गिर सकता है, व्यक्ति लुढ़क सकता है, व्यक्ति की कमियां होती हैं। तो इसीलिए आदर्श तो अवस्थाओं को माना जाता है। सत्य को आदर्श माना जाएगा, प्रेम को माना जाएगा, अहिंसा को माना जाएगा, करुणा को माना जाएगा, न्याय को माना जाएगा। तो जो श्रेष्ठतम लोग हैं वे इन अवस्थाओं को आदर्श मानते हैं। तो ये कारण है कि वे जो है इसके लिए प्रयास करते हैं। वे किसी व्यक्ति का वो मुंह नहीं ताकते रहते हैं। जबकि दलितों में मैं यह देखता हूं कि वे व्यक्ति में ही अभी चिपके हुए हैं, वे अवस्थाओं में वे नहीं जा पा रहे हैं। हाँ, और वो जो है न्याय के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। वे अपने खुद आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उनको खुद समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, कई मामलों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो खैर अभी उन सब मामलों की चर्चा नहीं करूंगा, फिलहाल मैं इतना ही कमेंट कर रहा हूँ। आगे आप बोलिए। हाँ, मैं आगे इसके ऊपर एक जोड़ना मैं जो भी एक पक्ष इसके रख रहा हूँ, वो एक उनके तरफ से वो क्या महसूस करते हैं, तो मैं उनको एक अपने ओर से एक इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या दलित समाज के ये लोग हैं, वे सब अब पिछले संवाद में हमने एक और बात कही थी भाई, वो अपने आप को असुर मानते हैं, अपने आप को भाई कभी कभार नागवंशी भी मानते हैं। इस तरीके से अनेक आपने मान्यता वो उनके जो कैडर बेस है, जो बानसेफ की लोगों के, तो आपने अपनी एक विचारधारा वो
रखते हैं। तो इनके पीछे का मकसद क्या है, तो मैं अपने ओर से एक इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बात यह है कि अंबेडकर की जीवनी या जो भी हो, उनके जो स्ट्रगल में अधिकांश वो एक ही बात महसूस कर रहे थे। इसके बैकग्राउंड के पीछे एक और चीज जाना पड़ेगा। अंबेडकर तो एक मैं टोकना चाहूंगा, अंबेडकर तो नहीं मानते थे कि मैं असुर का असुर के उसमें ये तो बात हाँ, पर इसके ऊपर भी हम इनके श्रेष्ठतम विद्वान तो वही थे, तो उनकी भी चीजों को ये लोग नहीं जानते हैं। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि भाई हम लोग जो है असुरों के वंशज हैं या हम लोग राक्षसों के वंशज हैं, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। ये सब एक बामसेफ के लोग मेश्राम करके एक व्यक्ति है। हाँ तो मैं जानता हूँ। तो वो उन्होंने अपने आप को नागवंशी भी कहा था, अपने आप को असुर भी कहते हैं, या इस तरीके से। अभी इनके तर्क क्या है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं कुछ पैरेलल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जो आइडेंटिटी क्राइसिस ये हमारे समाज में नहीं आई। ये अधिकांश जो भी कॉलोनाइज्ड नेशन है या उस तरीके से सोचिए कि जो क्रिश्चियन नेशन है या अमेरिका के जो नेशन है, वहाँ पे जो गोरे लोग काले लोगों की एक अफ्रीकन नीग्रो लोगों की एक गुलामी ये करवाते थे। जब इनको फ्री कर दिया गया सिविल वार के बाद में, तो इन दलितों की एक आइडेंटिटी क्राइसिस एक शुरू हुआ कि हम तो भाई हमको मुक्ति तो मिल गई, फ्रीडम तो मिल गई, अब करेंगे क्या। बाद में इनको अपने बलबूते से एक आइडेंटिटी खड़ा करना पड़ा। और जो भी एक इनकी या गोरे लोग, इनको पहली बात तो ये है कि मनुष्य ही नहीं मानते थे, इनको एक पशु के समान दृष्टिकोण रखते थे। और इनके ऊपर तरह तरह की एक इल्जाम भी लगते थे कि ये लोग चोर है, ये लोग आलसी है। तो इन सभी एक स्टीरियोटाइप के कारण वो भी एक ग्रसित थे। तो एक आगे आने के लिए एक प्रतीकों की एक जरूरत होती है। तो काले लोगों की एक प्रतीक कौन बना? एक नेल्सन मंडेला बना, और उसके बाद ये मार्टिन लूथर किंग बना। तो इनके जो बाद में जो एक शिक्षित हुए वो उतने स्तर के बने जो अंग्रेजों के हिसाब से ये सिविलाइज्ड है। तो बाद में उन लोग के लिए तो देखिए, उन लोग के लिए तो बात अपनी जगह पर है। हालांकि उनकी भी अपनी संस्कृतियां रही है, सुमेरियन संस्कृति रही है, इजिप्ट की भी संस्कृति, सबकी संस्कृति उन सबकी भी रही है, अफ्रीका में भी रही है। लेकिन भारत की में जितने भी रहे हैं, चाहे आज जिनको हम दलित कहते हैं वे, चाहे इनको हम आदिवासी कहते हैं, वनवासी कहते हैं, हाँ, इन सबके ही अपने अपने आदर्श रहे हैं। तो इनको आदर्श, इनको आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होनी चाहिए। ये तो खुद ही अपना ढूंढे हुए थे, पहले से इनका चला आ रहा था। अब एक पैरेलल तो पहले एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि दलितों की आदर्श कौन है? ये तो पहले अंबेडकर के पहले कौन थे? दलित समाज के हिसाब से कोई नहीं था। कैसे नहीं था? बिना उसके ही सब दलित जिए जा रहे थे। कौन थे? दलितों के एक नहीं 100 थे। नहीं ठीक है, पर कोई एक ये हो सकता है। ये किसकी आराधना करते थे? ये भगवान शिव की आराधना करते थे। नहीं 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 नहीं, ये दूसरे साइड के। और जो है भगवान राम की आराधना करते थे आदिवासी सब। नहीं, भगवानों की मैं नहीं बात कर रहा हूँ। अच्छा, समाज सेवी की, आदर्श पुरुषों की बात कर रहा हूँ जो अंबेडकर की तरह उनको शिक्षित का व्यक्ति जो दिखता है, जो सफल व्यक्ति। भाई हमारे समाज में सफल व्यक्ति कौन? सवर्णों के
हिसाब से कौन कौन है भाई? अगर देखा जाए तो ये नेहरू ही कह सकते हैं, पहले प्रधानमंत्री हैं यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, सवर्ण के लिए तो नेहरू कोई आदर्श व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो तो सबसे बेकार है। उसको उसके वो उनके सवर्ण सब सवर्ण छुपते हैं। नहीं, वो सवर्ण तो थे ना उस हिसाब से। हाँ, पहले सवर्ण तो नेहरू को आदर्श क्या मानेंगे, उसको तो साधारण आदमी भी नहीं मानते हैं। नहीं, आप ठीक है, आप दूसरे विचारधारा के सवर्ण के लिए नेहरू कोई भी मायने नहीं रखता, जीरो जीरो वैल्यू है उसकी। जो भी हो नेहरू की बात भाई। मत कीजिए, नेहरू आदर्श होना तो बहुत दूर की बात रही है, उसका वैल्यू वन में भी नहीं है, जीरो है। नहीं ठीक है भाई, उनके हाँ, उनको उनके आदर्श सवर्णों के बहुत सारे आदर्श हैं, क्योंकि एक महान पुरुष नहीं है, बहुत सारे महान पुरुष हुए हैं। पहले जो लेकिन ऐसे जैसे है, जैसे मान लीजिए दलितों में जैसे कि है संत रविदास थे, वे उनके आदर्श में से थे। लेकिन वो संत वाल्मीकि थे भाई, ये सब बहुत विद्वान पुरुष थे ना। वाल्मीकि तो बहुत विद्वान पुरुष थे, आदि कवि माने जाते हैं। नहीं, विद्वान पुरुष हाँ, तो थे। वेदव्यास थे तो पूरे महाभारत और पूरा जो है सब रचना, पुराणों की रचना का क्रेडिट जो जाता है वो वेदव्यास को जाता है। आप एक मिनट मुझे मौका दीजिए, क्योंकि भाई आप डाइवर्ट करके थोड़ा इधर उधर घूम रहे हैं। मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ओरिजिनल बता रहा हूँ आदर्श का। आपने कहा ना कौन कौन आदर्श थे, तो भाई दलितों का जो योगदान रहा है अम्बेडकर के पहले का, उन सबका तो नाम मैं गिना रहा हूँ। आप गिना तो रहे हैं, किंतु मैं जिस वो माता सबरी थी, वो आदर्श थे। बिरसा मुंडा थे। टॉपिक नहीं, मैं जिस टॉपिक के ऊपर ये इसको ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आधुनिक भारत में जो पढ़े लिखे जो एक दलित थे, वो एक अम्बेडकर के अलावा उनके कोई नहीं बना उस तरीके से। मैं अम्बेडकर के स्तर के तो शिक्षा, अम्बेडकर के स्तर की तो शिक्षा किसी ने भी नहीं पाई थी, ये बात तो सत्य है। मैं आज के मानसिकता के पुराने स्तर के बात नहीं कर रहा। हाँ, तो मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज के अम्बेडकर के पहले या अम्बेडकर के समय या अम्बेडकर के बाद। हाँ, अभी तक कोई भी अम्बेडकर इतने शिक्षित और प्रबुद्ध नहीं हुआ, ये तो सत्य है। मैं उस हिसाब से बात ले जाने की कोशिश कर रहा था टॉपिक। आपने थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाया, ठीक है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कोई भी समाज जो है ना, ऐसा नहीं है कि बिना किसी आदर्श के जीता है, ऐसा नहीं है। हर एक समाज के अपने अपने आदर्श होते हैं, हर युग में होते आते हैं। जी जी। हाँ, लेकिन जो आपने कहा ना कि शिक्षा के स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर उस समय मॉडर्न युग में तो खैर अम्बेडकर से कोई नहीं था, लेकिन पहले की अगर बात करें तो शिक्षित में तो वेदव्यास, तो कहा जाता है कि जितनी भी रचनाएं बात की वे सब वेदव्यास की जूठन है। नहीं, वेदव्यास को कोई दलित तो नहीं मानता। नहीं मानता है, दलित तो नहीं मानता। जो दलित है उसको दलित नहीं मानेंगे तो फिर किसको मानेंगे दलित? नहीं, उनके जन्म तो खैर वो अलग कहानी है, वो सब दूसरे। अब नहीं मानता दलित, वो दूसरे कारण से नहीं मानता वेदव्यास को। जो देखिए, जो सनातन धर्म में है, सनातन धर्म में जो है दलित वे तो मानते हैं, लेकिन जो सनातन धर्म में नहीं है, जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया है, हाँ, तो वे भले नहीं मानते हैं, तो वे बुद्ध को मानते थे। नहीं ठीक है, हम थोड़ा बहुत डाइवर्जन हो रहा है, तो मैं इसको मूल में जो ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस मॉडर्न टाइम में स्पेसिफिक करके इसको ले जा रहे हैं। मॉडर्न टाइम जो एक आज के संदर्भ में जो शिक्षित मॉडर्न टाइम में तो अम्बेडकर ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरीके से वो शिक्षित तो हुआ, लेकिन उनके मन में अभी भी एक आइडेंटिटी क्राइसिस ये हुआ कि वो अकेले पड़ गए। हाँ, लेकिन अम्बेडकर के सहारे जिया नहीं जा सकता है। इस चीज को उनको वो जितना जल्दी समझ लें उतना जल्दी अच्छा रहेगा। क्योंकि आपकी हिस्ट्री अगर अम्बेडकर में जाके खत्म हो जाएगी तो फिर बेकार हो जाएगा ना। आपकी हिस्ट्री बहुत पीछे जानी चाहिए, तभी आपको गर्व हो सकता है। मैं नहीं तो सिर्फ हताशा हाथ आ जाएगी। वो बात तो सही है,
इसी को हम दलित विचारधारा के जो एक इंटरप्रिटेशन है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अभी तो शुरुआत तो नहीं हुआ, आप इधर उधर उधर उधर, ठीक है। ये क्या है कि मैं पैरेलल एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर भी भाई गोरों की आदर्श कौन है, बहुत सारे हैं। जैसे कि वहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन हुआ, या ये हेनरी फोर्ड्स हुआ। और इस गोरों तरीके के से आदर्शों की कमी नहीं है, बहुत हैं, हजारों हजारों हैं। बहुत सारे गिनते हुए बहुत हाँ, सारे मिलेंगे, उनका लेकिन इतिहास यहाँ में बहुत योगदान है, हर क्षेत्र में योगदान है, वो तो मानना ही पड़ेगा ना योगदान जिनका है। हाँ विज्ञान का तो क्षेत्र देख लीजिए, साहित्य का क्षेत्र देख, कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, आर्थिक क्षेत्र देख लीजिए, सभी क्षेत्र में वे अग्रणी रहे हैं। अग्रणी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ, लेकिन सिर्फ अध्यात्म का क्षेत्र ही है जिसमें कि वे अग्रणी नहीं है, हाँ हाँ बाकी हर क्षेत्र में वे अग्रणी है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम्म 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 चाहे चाहे स्कल्पचर ले लें उनका, तो चाहे पेंटिंग ले लें, कोई भी, म्यूजिक ले लें, हर चीज में वे अच्छे रहे हैं। तो इसी एक कारण से आपने वो लोगों की एक समस्या ये हो कि वो लोग गोरे को अपने आदर्श मान के वो अपने आप को खड़े करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब गोरे को देखते हैं तो आपने एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें पैदा हुआ। तो इनके कारण ही वो लोग अधिकांश नकल भी करने लगे, ये गोरों की। उन्हीं की तरह भाषा भी बोलने लगे, उनकी तरह जो है एक वेशभूषा इस तरह के पहनने भी लगे। और उनमें मैंने जो नाम गिनाया, उनके बाद में बहुत सारे नहीं हुए। देखिए, नेल्सन मंडेला भी जो है, चाहे मार्टिन लूथर भी हैं, ये तो उन्हीं की नकल करते थे ना, जो आप कह रहे हैं, उन्हीं की तरह रहते थे। कोई वो उनके आदर्श नहीं हो पाए वास्तव में। वो तो ब्लैक के जो है वो उनके अपने संस्कृति के आदर्श नहीं हो पाए। ठीक है, उनको कुछ वो सहयोग किए मॉडर्न विचार रखने में, वो तो खैर हुआ, लेकिन वो तो एक तरह से एक जो है नकल ही थे वे गोरों के, इसमें कोई और राय नहीं। नकल ही था। हाँ। तो ये एक उनके मन में यह आया, हम अधिकांश इतने अचीवमेंट तो कर चुके हैं, लेकिन हमारे जो एक सर्कल है उनके अंदर वो स्वीकृति नहीं मिल रही थी। इतना इंटेलेक्चुअल होने के बाद भी गोरे लोग इनको अभी भी एक अनसिविलाइज्ड, ये बारबेरिक, और उनको एक आलसी, इस तरीके से इनको एक पशु ही मानते थे। हाँ, तो पशु या फिर सेकंड ग्रेड ह्यूमन। हाँ, इस तरीके से अधिकांश जब अफ्रीका के बात करते हैं तो लोग उनको चिंपांजी इस तरीके से, हम भी बचपन में उसी तरीके से हम उनको देखते थे। हाँ। तो उसी तरीके से उनके अंदर भी एक मन में एक पीड़ा रही है। अंबेडकर की जीवनी में भी ये समस्या उनकी उत्पत्ति ये हुई कि भाई अंबेडकर तो अकेले पड़ गए। एक दलित जो एक अचीवमेंट उन्होंने किया, बहुत सारे डिग्री उन्होंने जो हासिल किया बहुत कम समय में, बहुत क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को शिक्षित भी किया था। लेकिन वो ये हुआ कि भाई उनके जो इर्द गिर्द सर्कल है वो अभी भी उनको दलित ही मानते थे, और उनको एक उस तरीके से उनको स्वीकृति नहीं मिलनी पड़ी। और ये भी एक विडंबना देखिए, उन्होंने शादी भी किससे की, ब्राह्मण औरत से की। और ये भी है कि और जो उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, इसके पीछे आप ये भी देखिए बुद्ध कौन थे। बुद्ध आखिर एक अवस्था थी, एक ऐसा व्यक्ति था कि बाद में उन्होंने जो निर्वाण प्राप्त किया। कहने का मतलब ये है कि वो एक नकल तो बन गई ना, आखिरकार वो पढ़ने लिखने वाली जो एक जो ये किसे कहते हैं, हमारे समाज में तो अंबेडकर को बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए था। नहीं, मैं उसी के ऊपर आ रहा था। हाँ, उनको अगर हो गया, उनको जो है अपने बल पर जैसे वे थे वैसे ही रहे होते,
नहीं नहीं, मैं उसी के ऊपर वो रास्ता दिखाए होते तो वो ज्यादा अच्छा रहा होता। मैं उसी के ऊपर जा रहा था। ये तो नकल भी हो गया, ये नकल ही हो गया, क्योंकि पढ़ने लिखने वाली जो बात है और जो बौद्ध धर्म में जो भिक्षा की जो परंपरा है, हाँ हाँ हाँ। ज्ञान ज्ञान अर्जित करने वाली जो बात है, ये सब ब्राह्मण के लक्षण ही हो गए। अंत में वो उन्होंने जो जिनको उन्होंने एक नफरत किया था, उस तरीके से उनके एक पीड़ा रही थी, उन्हीं के नकल में वो बौद्ध धर्म में वो ये कर गए। मेरे ख्याल से वो सिख धर्म अगर स्वीकृति करते शायद वो नकल नहीं होता, क्योंकि सिख धर्म एक ऐसी जो एक परंपरा रही है कि वो एक लड़ने वाली, एक अपने बलबूते पे लड़के हक हासिल करने वाली एक जिसे कहते हैं ना खुदगर्जी के लोग हैं। अधिकांश सिखों में कोई भिक्षा नहीं मांगता। हाँ, अपने बलबूते पे स्वयं उद्योग करते हैं। ये आप सही पॉइंट कह रहे हैं। देखिए, सिख लोग भीख नहीं मांगते हैं, तो अगर ये दलित लोग सिख हो जाते हैं तो भिक्षा से मुक्ति हो जाती। ये भीख मांगते नहीं, ये रिजर्वेशन की मांग नहीं करते, ये अपने बलबूते पर जीने की तमन्ना रखते और अपने बलबूते पर जब फाइट करते तो वह गुण इनमें आ जाता, निश्चित ही आ जाता, अगर ये सिख धर्म को अम्बेडकर स्वीकार किए होते तो। हाँ, या तो फिर जैसे खुद थे वैसे ही रहते, किसी धर्म को नहीं माने होते। हाँ, सिर्फ सत्य की बात करते, न्याय की बात करते, तो फिर एक अम्बेडकर ही आदर्श होते, अम्बेडकर ही पूजनीय होते, और सारे जो थे वे अम्बेडकर की तरह है, विद्वान और बुद्धिमान, और जो है उसी तरह का फाइटर, जैसे अम्बेडकर फाइटर थे वैसे फाइट करते। फाइटर की एक भूमिका आ जाती दलित समाज में, और उनको बहुत अपना अब बौद्ध धर्म स्वीकार करने का मतलब है कि अब दलितों को बौद्ध धर्म के जितने खामियां हैं उनसे भी लड़ना है, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। अब उस खामियों उसमें भी जूझेंगे, क्योंकि भाई अब जब आपने वो स्वीकार कर लिया तो जब मतों का जब वो संघर्ष होगा तो उसमें तो फिर आपके ऊपर प्रश्न उठाए जाएंगे, यानी बौद्ध धर्म के ऊपर, तो वह जिम्मेवारी भी दलितों के ऊपर हो जाएगी कि वे इसको डिफेंड करें। तो ऊर्जा उसमें खत्म होगी बिना मतलब का। हाँ, त्रिपिटक ग्रंथ पढ़ने में ऊर्जा खत्म होगी। नहीं तो ऐसे जो है आधुनिक शिक्षा प्राप्त करते और आधुनिक शिक्षा के हिसाब से अपना आगे का जीवन जीते, झूठ मूठ का बोझा नहीं ढोना पड़ता बुद्धिज्म का। यहाँ पे एक और ये तो ठीक है, इसको अब इसको यहीं तक छोड़ते हैं, क्योंकि इसको अब बाद में हम कनेक्ट करेंगे। हाँ ठीक है, अब आगे बोलिए दूसरा और मुद्दा जो आपका था। हाँ, दूसरी इसी के एक कड़ी में मैं ओबीसी को और दलितों को एक दो वर्ग में इसको जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि दो वर्ग तो है ही, ये संविधान ही बताया हुआ है, ओबीसी अलग है, ये अलग है। लेकिन इसके वास्तव में ओबीसी लोग एक्चुअली कौन है? ओबीसी लोग ऐसे लोग हैं कि भाई जो स्किल्ड प्रोफेशन थे, जैसे कि जोलाह थे, जैसे कि शिल्पकार थे, इस तरीके से एक वर्ग ओबीसी में आती है। एक ऐसा वर्ग था कि भाई जो एक पिछले जमाने में जो अंतरजातीय विवाह के कारण कुछ लोगों को गांव से बाहर निकाल दिया गया था। एक मिश्रित जाति के रूप में भी एक जाति उत्पन्न हुआ। एक ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, ओबीसी एक क्लास है और इसमें बहुत सारी जातियां हैं, एक से एक जो है धुरंधर जातियां हैं जिन्होंने शासन किया हुआ है, जैसे कि यादव भी इसमें है, सारे मजबूत तो हैं, जाट सब इसमें है, गुर्जर सब इसमें है। हाँ, तो इसमें तो सब कुर्मी है, कोयरी है, राजभर है, सब मजबूत तो है कास्ट इसमें, मजबूत तो है, लेकिन और मजबूती के बल पर ही उसमें घुस भी गए हैं, ये भी जान लीजिए। नहीं, ये बात अपने मजबूती के बल पर घुसे हैं, क्योंकि उनके पास वोट पावर है, मनी पावर है, लैंड पावर है, हर पावर है, और उसके बल पर सोचे हैं कि भाई हम लोग नहीं देंगे वोट अगर आपको, हम लोग को उसमें नहीं डालेंगे तो ये लोग उनके डर से डाल दिए हैं उनका नाम। मैं आज के इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो आज के इतिहास में तो ओबीसी है, नहीं तो ओबीसी कब था? कभी नहीं था। ये तो ओबीसी तो संविधान ने पैदा किया है। संविधान ने
पैदा किया है, लेकिन हम जिसको ओबीसी कह रहे हैं, इनके अधिकांश जो नहीं, आप ओबीसी नहीं कह सकते ना। आप ओबीसी नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि संविधान ने जिसको कहा है उसी को आप कह सकते हैं। आप अपने मन से ओबीसी नहीं बना सकते। नहीं, मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, मैं अपने एक अनुमान लगा रहा हूँ कि ये लोग कैसे अपने एक समुदाय में एक आप जाति की ओबीसी। बात कर लीजिए, जाति की बात कर लीजिए। जी जी, जाति के ओबीसी मत तरफ बोलिए, जाति बोलिए। कौन सी जाति? जुलाहा बोलना, जुलाहा बोलिए। ये शिल्पकार, चर्मकार हो हाँ, या या चर्मकार बोलना, चर्म मतलब जो भी बोलना, जाति का नाम लीजिए, क्योंकि जो पहले उसके पहले था जो जाति थी वो कीजिए। ओबीसी बोलेंगे तो संविधान का समय आ जाएगा, संविधान के बात करें मामला है। नहीं, ऐसा है कि एक और चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि काफी जो जातियां थी उनको अपने जाति के नाम ही नहीं पता था, ये भी जान लीजिए। अधिकांश लोग अपने आप को जैसे कश्यप गोत्र या इस तरीके से गोत्र अपने आप को गोत्र मालूम नहीं होता, उनको ऐसे बता दिया जाता है। इसी ऐसा है तरीके कि से कश्यप को इसलिए बताया जाता है ना कि कश्यप बहुत आदि ऋषि है ना, सप्त ऋषियों में से एक है, आदि ऋषि है। कुछ जातियां ऐसी थी जैसे कि बंजारा जाति। उन्हीं से कश्यप से ही देव भी हुए, उसी से दैत्य भी हुए, उसी से दानव भी हुए, उसी से राक्षस भी हुए। जी तो इसीलिए कश्यप को माना जाता है कि वही कश्यप जो है वही आदि ऋषि है, तो सब लोग हम्म उन्हीं के वंशज है। तो हम्म। तो इसीलिए जिसको जाति अपना नहीं पता वो अपना कश्यप बना लेता है, जिसको अपना गोत्र नहीं पता उसको अपना कश्यप गोत्र बता देता है। जी, मैं इसी तरीके से ले जाने की कोशिश कर रहा था। अगर ये एक और ये उदाहरण देखिए ओबीसी जातिया में, जो नहीं, यादव ओबीसी जाति नहीं है, ओबीसी क्लास है, क्लास वर्ग है। है, हाँ जाति जी, नहीं। ओबीसी क्लास है, जिसको ठीक है, हम अगर इसको तकलीफ होती है तो महादलित कह लेते हैं, दलितों में महादलित। तो इन जातियों में अगर मैं आपने दलितों एक में महादलित का मतलब हो गया ये सब, जैसे कि महार, हाँ डोम, इस टाइप की बात कर रहे हैं। हम्म। तो ये पहले जो एक ये इनके जो यादव के ऊपर हम ये करें, पहले उनको आहिर बोला जाता था। आहिर अभी भी अपने आप को बुलाते हैं, लेकिन नहीं वो नहीं, एक ऐसी बात नहीं है। ऐसा है ना कि आभिर भी थे, अहिर भी थे। आप अगर हम्म। पढ़ेंगे ना, श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, तो उसमें आपको मिलेगा, सभी इनका वर्णन मिलेगा। ये नहीं अलग वो अलग वंश के थे। नहीं, आभिर मुझे भी वंश था, अहिर भी वंश था, वो थे, वो बिल्कुल थे, लेकिन वृष्णि भी थे। जब वो एक भागवत की समाप्ति होती है, द्वारका की एक प्रसंग होती है, तो हाँ। वो एक क्षत्रिय वंश था, यदुवंश था, क्षत्रिय वंश था। और उनके समाप्ति भाई वो बहुत कालखंड उनकी अलग है। और ये नहीं, जो आभिर आभिर जो थे, आभिर, तो हम्म आभिरों का बहुत ज्यादा नाश किया था महाभारत में अर्जुन ने। हम्म। हाँ, तो इसीलिए जो जब अर्जुन जब लौट रहे थे, जब भगवान कृष्ण जब यहाँ से अपना गोलोक गए, तो अर्जुन जब उनकी घर उनके वहाँ के राजघराने की औरतों को ला रहे थे, उस समय आभिरों ने हमला किया था हाँ। और स्त्रियों को लूट करके ले गए थे। जो गांधारी के श्राप मिला था, तो उनके कारण उनकी वंशावली नाश हुई थी। वो एक द्वापर युग की कहानी है। तो इस बैकग्राउंड से क्या हुआ कि जब ये जो जातियां थी पशुपालन जातियों में आती थी, लेकिन उस समय में ब्रिटिशों ने एक जो रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया था कि क्षत्रियों के लिए एक अपनी सेना में उनको भर्ती करने के लिए एक होड़ मची थी। इसलिए अधिकांश जातियां उस संदर्भ में अपनी एक जाति को क्षत्रिय बताकर, जो कुर्मी भी है वो भी क्षत्रिय बताते हैं अपने आप को, राजभर भी क्षत्रिय बताते हैं कि ये एक परंपरा रही थी। मैं इसी के एक संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये ब्रिटिश के सेना में जाने के लिए अपने को क्षत्रिय बताना शुरू किया, ऐसा नहीं। ब्रिटिशर सब जब नहीं आए थे तब भी ये क्षत्रिय माने जाते थे। और ये ठीक बात है कि हर क्षत्रिय को जरूरी नहीं है कि खाली जो है सेना में ही जाएगा और लड़ेगा ही। क्षत्रिय भी खेती करते थे,
हाँ सबको आजादी थी। जो ब्राह्मण थे वे भी खेती करते थे, ऐसा थोड़ी एक ब्राह्मण खेती नहीं करते थे, क्षत्रिय भी खेती करते थे। तो जो क्षत्रिय खेती करने लगे तो ठीक है, वो क्षत्रिय भी थे और कृषक भी थे। कृषक तो उनकी आजीविका हो गई, और नहीं क्षत्रिय एक तो और वो उनका कुल हो गया ना, वो कुल उनका हो जाता था कि क्षत्रिय कुल कुल के उनको हैं, लेकिन ये आजीविका के लिए जो है अपना खेती कर रहे हैं। अब भाई राजा लोग किसको, राजा को जितनी सेना की जरूरत होगी उतना ही तो रखेगा ना, सबको तो रखने नहीं लेगा, पेमेंट भी तो देना है। तो नहीं बाकी लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? यहाँ पे ये है कि कुछ राजा जो भी होते थे वो एक सामंत राजा भी होते थे ना। हारने वाले राजा को सामंत बना दिया जाता था। तो भाई आप राजा रहिए, आपके नाम से हम टैक्स भी कलेक्ट करेंगे, इस हाँ हाँ, तरीके से ठीक है, और सामंत वगैरह भी रहते थे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जितने सैनिकों की कुल भर्ती होती थी, सामंत को मिला करके, जमींदारों को मिला करके, राजा को हम्म, मिला करके, महाराजाओं को मिला करके, उससे ज्यादा हम्म, क्षत्रियों की बहुत संख्या थी, उतने ही नहीं थे। उससे ज्यादा थी तो सेना में उनको नहीं मौका मिल देगा तो वो क्या करेंगे, खेती करते थे। या कुछ ऐसे उस समय ऐसे भी सैनिक होते थे, इसका भी वर्णन हम लोग को मिलता है, जो कि पार्ट टाइम सैनिक थे। मतलब कभी यहाँ पे खेती भी किए, और फिर जब राजा को कहीं लड़ाई वड़ाई की लगी जरूरत तो उसको बुला लिया, हायर कर लेते हाँ थे, हाँ प्राइवेट हाँ, टाइप का, तो उस ये वक्त भी भी वह भी होता था। हो सकता है, ये भी हो सकता है। हो सकता आप नहीं, होता जिस था, गारंटी है, मैंने पढ़ा है ना, पढ़ा हुआ मैं बता रहा हूँ। आप जिस संदर्भ को बात कर रहे हैं, शायद मुझे लगता है कि हरियाणा के जो यादव है वो एक अलग दृष्टिकोण से वहाँ के जो संदर्भ है वो अलग है। हरियाणा जो आता है कि वो एक मध्य भारत में आता है। तो वहाँ के यादव या पूर्वांचल के यादव थोड़ा बहुत अलग है, इनके इतिहास तो ठीक है, वो एक अलग विषय है। मैं ये इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे कहना की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके अंदर भी एक क्षत्रिय वाली बात तो है। इसमें कोई जाट तो पहलवान बहुत सारे आते हैं, उनके परंपरा भी रही है जाट पहलवान भी। तो इस तरीके से वो भी एक क्षत्रिय के माने जाते हैं। आज लेकिन जाटों जब के बहुत बहुत राजा हुए हैं, राजभरों के भी बहुत राजा हुए हैं। हम्म, ऐसी बात नहीं, कुशवाहों के भी राजा हुए हैं। कुशवाहा सब तो अपने को कुश का वंशज मानते हैं ना। हाँ हाँ, लव भगवान कुश। राम के जो वो हैं, लव और कुश जो थे, तो कुश के जो वंशज थे वे अपने को कुशवाहा कहे। और वो कछवाहा राजपूत हुए, कछवाहा राजपूत। एक और तो वो भी है। हाँ, तो वो सब भी तो देखना पड़ेगा। तो ये क्षत्रिय पहले ही थे, ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश की सेना में भर्ती होने के लिए अपना झूठ मूठ का जादू बता रहे थे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसा कहा जाता है। मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि भाई ऐसा ही है। ऐसे मैंने एक थियरी सुना था कि भाई उस समय में जो क्षत्रिय मार्शल रेस करके उन्होंने एक प्रस्ताव लाया था अंग्रेजों ने उस समय में। तो जो भी एक रेजिमेंट आप देखते हैं, सिख रेजिमेंट हो या जो राजपूत रेजिमेंट हो, इस तरीके से रेजिमेंट को उन्होंने बनाया। आज भी यादव के मांग है ना कि अपनी एक अलग रेजिमेंट बनाए। आज तक वो पूरी नहीं हुआ, तो एक अलग विषय है। तो मैंने इसको एक दलितों को और ओबीसी को जो हम कह रहे हैं उसको थोड़ा बहुत अलग करने के लिए ये सब बैकग्राउंड हमने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि अधिकांश जो जिसको पिछड़ा जाति कहते हैं, जो सेवा में लगी रही, जैसे कि पशुपालन में जो अधिकांश जो दलित थे ना वे भी लड़ाई में लड़ते थे, जैसे कि बनवासी सब जो है सारे, सबके पास सेनाएं थी, ये लोग भी लड़ाई करते थे युद्ध में, नहीं, इनका भी अपना अपना एक राज होता था। हाँ वो तो था। हाँ, लेकिन ये मैं जिस दलितों की बात कर रहा हूँ जिनको आज वो हम लोग दलित कहते हैं, उनमें से बहुत सारे जो थे जो कि लड़ाके थे। लेकिन जी ये लड़ाके जो थे ना वे बहुत ये मतलब सीमित थे, और इनको तब बुलाया जाता था जबकि राजा को बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ जाती थी। मतलब जब उनको हम्म, लगता था कि बहुत भारी सेना से जब मुकाबला होना है, उस हम्म, समय फिर इन लोगों को मस्टर किया जाता था, इनको बुला दिया जाता था। अन्यथा इन लोग को जल्दी बुलाया नहीं जाता था आमतौर पर। तो ये जी ये इनमें से कितने जो हैं वे क्या है, लुटेरे का काम करते थे। हम्म, हम्म, हम्म।
ये भी है कि यात्रियों को लूट लेना रास्ते में भाई। वो आप गुजरों की बात कर रहे हैं, नहीं गुजर। नहीं, बहुत बहुत सारे जो जिनको आज हम लोग दलित कहते हैं, जो जंगल के किनारे किनारे रहते थे, तो हम्म, ये सब व्यापारियों के कारवां वगैरह को, इन सबको लूट लेते हम्म, थे, या सामान्य नागरिकों को भी लूट लेते थे। वो तो आप मध्य प्रदेश है या जो चंबल के इलाके हाँ उसका नहीं तो, थे। हाँ तो ये हर जगह थे, पूरे पूरे भारत में इनका इस तरह का ही था। चित्रकूट वगैरह उस इलाके में। हाँ, क्योंकि ये जो है हिट एंड रन वाला सिस्टम होता था, अपना लूटे और अपना भागे इधर से उधर। नहीं, मैं हम मुख्य सब्जेक्ट पे आ रहे हैं। मैं जिस लोगों की कैटेगरी में एस सी और एस टी के मैं कह रहा हूँ, वो लोग जन्मजात ही थोड़ा बहुत पिछड़े थे कि कहने का मतलब ये है कि वो घर के सेवा करते थे, बर्तन मांजने वाले, इस तरीके। तो उनके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस लेवल तो कभी नहीं था कि वो भी हाँ, एक अपने आप को एक बड़ा आदमी स्वरूप में वो अपने आप को देखेंगे। आज तो भाई काफी जमाना बदल गया है, उनके बच्चे भी अच्छे नाम रखते हैं, उनके बिरादरी में भी अच्छे कपड़े जो क्लोथ्स है वो भी पहनते हैं। तो एक जमाना जो बदल गया है। लेकिन जो हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहे हैं, उस जमाने में, तो इंडिपेंडेंट इंडिया में जो एक अति पिछड़ा था, उनके लिए आदर्श ये आखिरी बाबा साहब अम्बेडकर ही हुए। और वो भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम भी एक दिन अपने बच्चों को बड़े एक डिग्री पढ़ाएंगे या कोई शिक्षित करके उनको। नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। अम्बेडकर के समय में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग थे जो कि बहुत पढ़े लिखे थे। नहीं, लेकिन उदाहरण तो हाँ, देना पड़ेगा आपको। और थे मतलब कौन थे अगर। अम्बेडकर के ही जो है ना, उस समय में ही एक से एक जो है विद्वान थे। ठीक है, अम्बेडकर के असर के विद्वान तो नहीं थे, यह जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं थे कि वे पढ़े लिखे नहीं थे, कि उसमें मास्टर नहीं थे, कि कोई एडवोकेट नहीं था, तो ऐसा नहीं है। नहीं, बहुत, कर्मचारी तो जरूर थे, बहुत सारे कर्मचारी थे जो दफ्तर में काम करते थे, वो हाँ, लोग। कर्मचारी थे, टीचर थे, एडवोकेट थे, उसमें भी थे। हाँ, संख्या कम थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संख्या हम्म, कम थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जो सभा बनी थी, कौन कौन हितकारिणी सभा था ना, कौन, मैं हम्म, उसमें अभी थोड़ा सा नाम वो हो रहा है, हम्म। बहिष्कृत हितकारिणी सभा थी ना, ये थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है इस चीज बहिष्कृत के। हितकारिणी सभा थी एक तो। ओके। उसमें भीमराव अंबेडकर वो सब थे, तो उसमें वो कौन, दिनाकर राव जवालकर, हम्म, हम्म, ये हम्म, सब जद्दे थे, केशव हम्म, राव जद्दे वगैरह, ये सब जो थे, ये सब भी तो पढ़े लिखे विद्वान सब थे। ऐसा नहीं है कि ये सब बेवकूफ थे, ऐसी बात नहीं है। हम्म, अनपढ़ अशिक्षित थे, ऐसा नहीं है। अम्बेडकर के हम्म। समय ही बहुत लोग उस तरह के आंदोलन चला रहे थे। उस स्तर का तो नहीं चला पा रहे थे, लेकिन फिर भी नहीं, चला रहे आप थे। तो मेरे पॉइंट को समझ नहीं रहे। मैं अधिकांश जो गरीब व्यक्ति हैं उनको वो बड़े सपने देखने की एक हिम्मत भी नहीं होती थी ना, मैं उस हाँ हाँ पॉइंट के हाँ, बारे उन्हें वो बात तो आपकी सही है, हिम्मत नहीं होती थी, मतलब बहुत कम लोग थे, इसमें कोई दो राय नहीं, परसेंटेज अगर देखा जाए में। तो वो हम्म। कम लोग थे तो इसमें। इस हिसाब से प्रतीकों की एक जरूरत तो है। तो इसी इसी कारण से ही अधिकांश जो उनके जो कैडर है बाम सेफ वाले, तो इनको महिमा मंडन करने के लिए एक अधिकांश जो रैलियां होती है, वो तो अंबेडकर की जो जीवनी है उसको ज्यादा वो महत्व देते हैं। और अंबेडकर जो एक अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए कभी कभार बड़े लोगों की भी कुछ ये करनी पड़ती है ना, आड़ लेना पड़ता है। करना पड़ती है। तो इसी कारण से वो ब्राह्मण विरोधी वाले बात भी करते हैं, क्योंकि उनकी स्तर तो गिराना पड़ेगा ना आपको। वो ब्राह्मण कोई नहीं है, ब्राह्मण भी आपकी तरह इंसान ही है।
तो इसी नहीं तो आप आगे बढ़ने के लिए किसी की टांग खींचने लगेंगे, किसी को गाली देने लगेंगे, तो आप क्या सोचते हैं वो आपको छोड़ देगा? फिर इसका मतलब कि आप अनावश्यक शत्रु एक पैदा कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी के लिए। अरे ये आइडेंटिटी अपने बल पर बढ़ाइए ना, उसके लिए अनावश्यक किसी से पंगा लेने की कौन जरूरत है, किसी को गाली देने की कौन जरूरत है? नहीं, पहले ये तो गलत पहले टैक्टिस है ना, ये तो गलत टैक्टिस है कि हम अपनी पहचान जो है दूसरे को गाली दे करके अपना स्थापित करें। तो ये गालीबाज तो तो हम पहले वहीं हो गए, पहली पहचान तो हमारी यही हो गई कि हम गालीबाज है। ये तो हाँ, अभी भी होता है ना भाई, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए मोदी जी को कभी कभार गाली भी देते हैं, हाँ, काफी लोग तो ये आलोचना है भी ना, तो करते फिर ये जो है ना, ये अच्छे फर्स्ट ग्रेड वाले नहीं हुए ना, ये अपना ग्रेड खुद गिरा लिए। हैं। लेकिन उनको अपने आप को कॉन्फिडेंस उत्पत्ति करने के लिए ये भी एक टैक्टिक है। मैं इसको नकार नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस नहीं देगा, ये मूर्खता है एक अव्वल दर्जे की। इससे क्या होगा? अब संजय सिंह जो था मोदी को गाली दे रहा था ना, गया ना जेल। हम्म। ये लेकिन उनका ये कुछ कॉन्फिडेंस दिन नहीं तो होता है। आप कुछ गाली दिन दे तो रहे हैं तो अनावश्यक जो है शत्रुता पैदा कर रहे हैं, बिना वो तो मतलब है। का, बिना एविडेंस का। आप जो है झूठ मूठ का गाली दे रहे हैं किसी को, तो हम्म। ये आप शत्रुता पैदा कर रहे हैं। इससे इससे आप आगे नहीं बढ़ने वाले, बल्कि इससे और आपका भी पतन हो जाएगा। लेकिन चर्चा में तो आएंगे ना, बस वो उसी का एक चर्चा में आना एक दूसरी बात है ना। उस तरह की चर्चा से क्या फायदा है जो कि बहुत शॉर्ट लिव्ड हो और घृणा पर आधारित हो? ये आपके चरित्र को नहीं ऊपर उठाता है ना, आपके आपके में एनर्जी लेवल नहीं हाई करेगा, ये चीज और आपको पार्शियल बना देगा, पक्षपाती बना देगा, आपके भीतर में घृणा घृणा भर देगा। कॉन्फिडेंस नहीं, घृणा भर रहा है। ये ये बात सही कॉन्फिडेंस है। नहीं कहते हैं। मैं इसको नकार नहीं रहा, जो भी कह रहे हैं वो बहुत सही है। लेकिन वो बात तो ये है कि भाई कभी कभार जो एक देव मानव बन चुके हैं, जिनको बहुत सारे लोग उस तरीके से नहीं देखते। जो भी आपके जमाने में भी देखिए, ब्राह्मण को बहुत ही एक उस तरीके से पूरे के पूरे कौम को कभी भी नहीं गाली देना चाहिए। कभी आप पूरे नफरत के से पूरे ब्राह्मण को कह देंगे या पूरे के पूरे राजपूत को कह देंगे या पूरे किसी को भी पूरे पूरे कह देंगे, वो सही नहीं होगा। हाँ, उसमें से जो गलत आदमी सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है कि नहीं ये गलत था, जैसे कि रावण रावण भी ब्राह्मण था लेकिन गलत था, तो आप रावण को दीजिए तो आपको कोई गलत नहीं कहेगा। लेकिन आप कहेंगे पूरे ब्राह्मण सब जो है बदमाश थे, ऐसे कह देंगे तो फिर ऐसे थोड़ी सिद्ध हो जाएगा। अरे भारत के पास जो भी आज गर्व करने के लिए है ना, वो ब्राह्मणों की ही देन। नहीं, मैं उसी के संदर्भ में कह रहा हूँ। तो इसी कारण से अधिकांश ब्राह्मण भी जो रिएक्शन नहीं देते हैं ना, ठीक है भाई जो भी कह रहा है तो कहने दो, हमको तुमको अपने बारे रिएक्शन में देने की जरूरत क्या है? तुम चांद पर थूकोगे, थूक तुम्हारे पर ही गिर जाएगा, तुम खुद गलत सिद्ध हो जाओगे। अब तो ब्राह्मण ब्राह्मण रिएक्शन देके तुम्हारे लेवल पर थोड़ी आ जाएंगे, फिर तुम्हारे उसमें अंतर क्या रह जाएगा? ये मैं इसलिए तो वो ब्राह्मण है, क्योंकि वो गाली नहीं बकेगा ना। ये बात सही है। तो मैं ये इसी संदर्भ में कह रहा था कि आपके जो दादाजी के जमाने में जो एक ये मिलता था, वो एक अलग समय था। उस तरीके से नफरत की और संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। तो राजनीति आगे बढ़ चुकी है अब तो। भाई ये इतना है कि ब्राह्मण को जो है चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, बनाने के लिए कोई आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि जैसे भी ब्राह्मण का नाम लेंगे वो आरोप लगाएंगे कि फिर से वो ब्राह्मणवाद फैलाएंगे, या फिर से वो लोग गुलाम बना देंगे। इस तरीके से अनेक ये जातिवाद के आरोप भी ब्राह्मण तो शासक बहुत कम रहे हैं, ये बात नहीं है कि नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत कम रहे हैं। ब्राह्मण तो सदैव मंत्री वाले पोजीशन पर ज्यादा रहे हैं। नहीं, ये है ना, महामंत्री और पुरोहित के पोजीशन पर तो आज भी रूलर नहीं रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं चीफ मिनिस्टर वगैरह हो भी गए तो खैर हो गए, कहीं ऐसी बात भी नहीं है कि नहीं हुए। बहुत सारे थे। अब आखिरी जो बिहार के जो थे, जो मिश्रा थे, जो उसके जगन्नाथ मिश्रा थे, वो आखिरी सवर्ण थे। यहाँ पे जो एनडी तिवारी थे वो आखिरी थे शायद, मेरे एनडी तिवारी थे।
तो उसके बाद ब्राह्मण सवर्ण तो क्या अभी योगी आदित्यनाथ भी तो सवर्ण ही ना है। नहीं, वो एक अलग है, मैं ब्राह्मण समाज की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो ब्राह्मण समाज की बात ठीक है। तो राजनाथ सिंह भी हुए ना उस हिसाब से वो भी अपने आप को राजपूत नेता मानते हैं। तो हाँ, वो तो अभी चौहान भी यहाँ, हाँ चौहान भी हुए। और छत्तीसगढ़ में अभी जो हुए, क्या नाम है उनका, रमन सिंह है क्या? रमन सिंह, वो भी हुए। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं। तो ठीक है, हम इसको यहाँ पे थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं क्योंकि काफी समय हो चुका है। लेकिन कल अगर आपको आप समय देंगे तो मैं काफी और भी बातें हैं उसको कवर करूँगा। ठीक है कर लीजिएगा। मेरा निवेदन यह है कि भाई आप थोड़ा बहुत इसको डाइवर्जन मत कीजिए, क्योंकि भाई टॉपिक तो एक देखिए डाइवर्जन यहाँ कोई हम लोग मशीन थोड़ी ना है इस तरह से। भाई बात से बात चलेगी, हम लोग डिस्कशन ही तो कर रहे हैं। डिस्कशन तो सही है, हाँ, लेकिन तो जब आप कोई बात उठेगी जहाँ पर मुझे लगेगा अपना विचार प्रकट करना, तो मैं करूंगा ही। आप सही है, लेकिन बात यह है कि उसके एक पैटर्न तो होना चाहिए ना कि आप पैटर्न पर ही रहता है। ऐसा थोड़ी है कि पैटर्न आपके हिसाब से थोड़ी नहीं चलेगा कि आप जैसे चाहेंगे उसी पैटर्न पर चलेगा। ठीक, ऐसा नहीं चलेगा। कल हम